नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, असम सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून 1935 खत्म कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि 23 फरवरी को असम कैबिनेट के एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया गया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी कि लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता है। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है। वहीं कैबिनेट मंत्री जयंत बरुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के आधार पर 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार अभी भी राज्य में मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण और तलाक कर रहे थे। इसे निरस्त कर दिया गया है। आज की कैबिनेट बैठक में इस एक्ट को हटा दिया गया है। इसके बाद से इस एक्ट के जरिए मुस्लिम विवाह पंजीकरण या तलाक का पंजीकरण यह नहीं हो सकेगा। हमारे पास एक विशेष विवाह अधिनियम है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत हो। जानकारी के लिए बता दें कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले के विरोध में है। उन्होंने कहा है कि बहुविवाह मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदाय में भी होता है। ऐसे में सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाना सही नहीं है। असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने पर भी विचार कर रही है। अगली खबर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सीट बंटवारे को लेकर सहमति हो गई है। कांग्रेस और आप ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे की भी घोषणा कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस 9 पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट कुरुक्षेत्र पर आपके उम्मीदवार होंगे। चंडीगढ़ पर लंबी चर्चा के बाद अंत में यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा। गोवा में यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस 24 पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटों पर भरूच और भावनगर पर आपके उम्मीदवार होंगे। अगली खबर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को रविदास की जयंती पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको माथा टोकने वाले सावधान जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने शनिवार को अपने एक्स पर लिखा कि मन चंगा तो कटौती के गंगा को लेकर अमर संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने देश और दुनिया में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके उपदेशों को अपनाकर जीवन संवारने का आह्वान भी किया है। उन्होंने आगे लिखा कि उनके संदेश अपने कर्म से धर्म को संकीर्ण राजनीति एवं चुनावी स्वार्थ आदि के लिए नहीं बल्कि इंसानियत एवं जनसेवा के लिए समर्पण का है, जिसे भुला दिए जाने के कारण बहुजनों का जीवन यह अनेक समस्याओं से त्रस्त है। राजनीतिक स्वार्थ हेतु उनको माथा टेकने वालों से सावधानी जरूरी है। अगली खबर, एनसीपी के पार्टी प्रमुख शरद पवार की उपस्थिति ने अपनी पार्टी का नया प्रतीक तूरा बजाता हुआ आदमी लॉन्च किया है। दरअसल एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेरकर ने शरद पवार गुट को झटका देते हुए कहा था कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। इससे पहले भारत के चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को मान्यता दी थी और उन्हें एनसीपी का नाम और घड़ी का चिन्ह दिया था। अजीत पवार के हालिया भाषणों में लोगों से उन्हें और उनके उम्मीदवार को वोट देने की अपील की, पर शरद पवार ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे जनता है कि सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता चुनाव के दौरान उचित निर्णय लेगी। बीते दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि देश में कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी है जिसने पार्टी बनाई उसी को पार्टी से निकाल दिया गया हो, लेकिन एनसीपी के साथ ऐसा हुआ है। शरद पवार ने अपनी पार्टी के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने आगे कहा बल्कि न केवल पार्टी का नाम बल्कि एनसीपी का प्रतिष्ठित घड़ी चिन्ह भी छीन लिया गया जो कानून के अनुरूप नहीं है। हर कोई जानता है कि एनसीपी की स्थापना किसने की। पवार ने कहा कि सिंबल खोने को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब तक 14 चुनाव लड़ चुका हूं, उनमें से 5 बैलों की जोड़ी, गाय और बछड़ा, एक चरखा हाथ और अंत में घड़ी के चिन्ह पर थे। चुनाव चिन्ह छीनने का मतलब यह नहीं है कि संगठन खत्म हो गया है। पवार ने कहा, मुझे नहीं लगता कि नए सिरे से शुरुआत करने पर भी ज्यादा दिक्कतें होंगी। हम एक नई उम्मीद के साथ पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे, उन्हें मनाएंगे। नए चिन्ह के साथ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगली खबर, कर्नाटक में 10 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले मंदिरों से कोष एकत्र करने संबंधी कांग्रेस सरकार का एक विधेयक विधान परिषद में विपक्षी भाजपा जद एस गठबंधन के चलते गिर गया। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मांध बंदोबस्ती विधेयक
2024 को इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा से मंजूरी मिल गई थी। शुक्रवार को उच्च सदन में ध्वनिमत से विधेयक गिर गया, जहां विपक्षी दलों के पास बहुमत है। विधेयक में 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच वार्षिक आय वाले मंदिरों से 5% और 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों से 10% राशि एकत्रित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में कहा गया है कि एकत्रित धन को राज्य धार्मिक परिषद द्वारा प्रशासित एक साझा कोष में डाला जाएगा, जिसका उपयोग 5 लाख से कम आय वाले सी श्रेणी के मंदिरों और के अर्चकों के कल्याण के लिए किया जाएगा। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कोटा श्रीनिवास पुजारी ने पुजारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के कदम में स्वागत किया है। हालांकि मंदिरों द्वारा अर्जित राजस्व के दुरुपयोग का विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार उनके कल्याण के लिए बजट के तहत धन क्यों नहीं दे सकती है। विपक्ष के विधेयक ने मंदिर समिति की अध्यक्ष को सरकार द्वारा मनोनीत करने का प्रस्ताव का भी विरोध किया है। मजुराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विपक्षी को समझाने की कोशिश करते हुए सदन में को आश्वासन दिया है कि सरकार मंदिर समिति के अध्यक्ष के मनोनयन के हस्तक्षेप नहीं करेगी और मंदिरों से साझा कोष में दी जाने वाली प्रस्तावित राशि में भी कम करेगी। विपक्ष ने विधेयक पारित करने से पहले इसमें संशोधन किए जाने पर जोर दिया, जिसको देखते हुए रेड्डी ने सोमवार तक का समय मांगा और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना और उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय यात्रा के दौरान महिलाओं के एक समूह से बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान महिलाओं ने उन्हें गिर नस्ल की गाय की खूबियों व उनसे होने वाले लाभ के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। महिलाओं ने कहा कि जब से वे गिर गाय पालने लगी हैं, उनके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आए हैं। गाय के दूध से वे स्थापित अमूल की डेयरी में देती हैं। इससे उनकी आय पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। अब वे अपनी निजी खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। गाय के गोबर को इस्तेमाल कर जैविक उर्वरक के रूप में भी करने की बात महिलाओं ने बताई है। उन्होंने कहा कि इस उर्वरक का इस्तेमाल करने से उनकी खेत की उर्वरता बढ़ गई है। इससे फसलों का उत्पादन पहले की तुलना अधिक हो गया है। इसके चलते उन्होंने अब खेत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना कम कर दिया है। इसके कारण जहां उनके पैसे की बचत हो रही है, वहीं खेत में पौष्टिक फसलों का उत्पादन भी हो रहा है। कुछ महिलाओं ने अपने अनुभव का वर्णन करते हुए बताया कि गिर गाय के दूध का इस्तेमाल करने से कई बीमारियों से भी छुटकारा मिल गया है। उनके दवा से खर्चे के कम हो गए हैं। महिलाओं ने और अधिक पैमाने में गिर गाय पालने की मंशा भी बताई है। आखिरी खबर, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पटियाली दरियावंश मार्ग पर सुबह करीब 10 बजे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। तालाब में जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें ज्यादातर श्रद्धालु डूब गए। इस हादसे में 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 8 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। कई गंभीर घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और कुछ को रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल से लेकर जिला अस्पताल तक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। डीएम, एसपी सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी को मौके पर पहुंच गए हैं। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। परिवार में चित्कार मचा हुआ है। मृतकों में एक परिवार के कई लोग शामिल हैं। प्रशासन द्वारा अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सीएमओ डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने बताया कि 7 बच्चे 8 महिला पटियाली के सीएचसी पर मृत घोषित कर दिए गए हैं। एम्बुलेंस से जो अन्य घायल जिला अस्पताल लाए गए हैं, उनका अभी परीक्षण चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। स्थिति अधिक गंभीर है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।